गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून महेश, रवि, कविंद्र, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक बार साउंड वगैरह चेक कर लो सब कुछ, कि सब कुछ ठीक है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए बच्चे, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका विंडो एयर कंडीशनर टॉपिक चल रहा है, ठीक है। गुड आफ्टरनून अंगद। तो इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि विंडो एयर कंडीशनर क्या होता है, ठीक, और छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ विंडो एयर कंडीशनर के बारे में, ठीक है। और इससे पहले हमने जितनी भी क्लासेस की हैं और उसमें हमने जितना भी जाना है आपका रेफ्रिजरेटर के बारे में, आपका ह्यूमिडिटी क्या होती है, डी क्या होती है, साइकोमेट्री के बारे में जितनी भी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी काम आने वाली हैं जब हम लोग समझेंगे विंडो एयर कंडीशनर को, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस बताया गया कि कूलिंग के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो सिस्टम किस तरह का होता है, ठीक है। इसमें कंप्रेसर कहां पर लगा होता है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो विंडो एयर कंडीशनर के बारे में मैंने आपको बताया था कि विंडो एयर कंडीशनर ऐसे एयर कंडीशनर जो कि सारे एक ही यूनिट में होते हैं। एक ही यूनिट का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर इवेपोरेटर कोयल जो होती है, कंप्रेसर जो होता है, आपका कंडेंसर जो होता है, आपका एक्सपेंशन डिवाइस जो होती है, वो सभी एक ही जगह पर लगी होती हैं। अगर कमरे के सामने वाले एरिया की बात करोगे, ठीक है, अगर एसी के सामने वाले एरिया की बात करोगे, यानी कि जो इवेपोरेटर कोयल्स होती हैं वो रूम के अंदर होती हैं, और कंडेंसर कोयल जो लगी होती है वो पीछे की तरफ लगी होती हैं, जिससे कि रूम की जो हीट है वो आसानी से बाहर जा सके, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये आपका होता है विंडो एयर कंडीशनर। ये पीछे की तरफ कंडेंसर कोयल से सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फिन्स लगाई जाती हैं, जिससे कि ज्यादा सरफेस एरिया हमें मिले और कन्वेक्शन के थ्रू ज्यादा हीट ट्रांसफर हो सके। कन्वेक्शन के लिए हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप बात करोगे क्यू कन्वेक्शन की, तो क्यू कन्वेक्शन होता है, क्यू कन्वेक्शन इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ए की बात करोगे तो ए यहाँ पर एरिया होगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर फिन्स लगाई जाती हैं, जैसे कि आप देखोगे आज ही जाना और अपना आपके घर का जो विंडो एसी है, ठीक है, उस पर पीछे की तरफ जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारी फिन्स दिखाई देंगी, और ये फिन्स क्या करती हैं, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ा देती हैं, जिससे कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। सामने की तरफ लगी होती हैं इवेपोरेटर कोइल्स, जो रूम से हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर कंप्रेसर एंड देन कंडेंसर, और फिर इसके बाद एक्सपेंशन डिवाइस। अगर इस सिस्टम को आप खोलकर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से सिस्टम पूरा दिखाई देगा। इसमें आपको कंप्रेसर दिखाई देगा, इसमें आपको इवेपोरेटर कोइल्स दिखाई देंगी, ठीक है, इसमें आपको कंडेंसर कोइल्स दिखाई देंगी, और कहां पर लगी होती हैं और इनके नाम आपको इस डायग्राम के थ्रू याद रखने हैं, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे कि डायग्राम से भी यहां से कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एयर कंडीशनिंग, इस आपका जो विंडो एयर कंडीशनर होता है, इसमें एयर कंडीशनिंग यानी कि साइकोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से मैंने विंडो एयर कंडीशनर से पहले आपको पढ़ाई थी साइकोमेट्री। साइकोमेट्री को अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी इस टॉपिक में ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। सिंपल आपको बताया गया है कि विंडो एसी होता क्या है, कहां पर लगता है
और किस तरह से हमें लगाया जाना चाहिए इसको, ठीक है, और विंडो एयर कंडीशनर करता क्या है। चलिए, तो ये सारा डिस्कशन बच्चे हम पहले ही कर चुके हैं। आज हमें थोड़ा सा और जानना है विंडो एयर कंडीशनर के बारे में। चलिए, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं और उन्हें रिलेट कर लेते हैं विंडो एयर कंडीशनर के साथ। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिएगा, विंडो एयर कंडीशनर्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर्स बीइंग यूज्ड। विंडो एयर कंडीशनर सबसे लोकप्रिय प्रकार के एयर कंडीशनर में से एक है जिनका उपयोग किया जा रहा है। ये ज्यादा यूज क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन्हें लगाना आसान रहता है, इनकी सर्विसिंग में ज्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है। मेन पार्ट तो यहाँ पर सर्विस को लेकर ही है, क्योंकि स्प्लिट एयर कंडीशनर जो होते हैं इनकी सर्विसिंग की कॉस्ट भी अच्छी खासी आ जाती है। लेकिन इन्हें लगाने के लिए क्या होना चाहिए, जिस विंडो में, जिस खिड़की में या जिस स्पेस में लगाए जाते हैं उसके पीछे का एरिया खाली होना चाहिए ताकि हीट ट्रांसफर रेट आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। बाकी अगर इसकी कॉस्ट की हम बात करेंगे और साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग कॉस्ट की हम बात करेंगे, ये कम आती है अगर इसका कंपैरिजन हम करते हैं किसी अन्य प्रकार के एसी से। तो इसी वजह से विंडो एयर कंडीशनर ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्या कहता है, विंडो एयर कंडीशनर्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनर्स बीइंग यूज्ड। विंडो एयर कंडीशनर सबसे लोकप्रिय प्रकार के एयर कंडीशनर में से एक हैं जिनका उपयोग किया जा रहा है। These are designed to be fitted in a window sills। इन्हें विंडो सिल्स में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनकी डिजाइनिंग इस प्रकार से होती है कि इन्हें एक विंडो में, एक खिड़की में या किसी स्पेस में आसानी से लगाया जा सके, ठीक है। तो ये स्पेशली डिजाइन किए गए होते हैं ताकि इन्हें विंडो में आसानी से लगाया जा सके। तो इन्हें लगाना और निकालना दोनों ही आसान रहता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ए सिंगल यूनिट ऑफ विंडो एयर कंडीशनर हाउसेस ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स नेमली कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और कोयल, इवेपोरेटर एंड कूलिंग कोयल एनक्लोज्ड इन ए सिंगल बॉक्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक सिंगल यूनिट होती है, एक सिंगल बॉक्स होगा और इस सिंगल बॉक्स में ही आपका कंप्रेसर लगा होता है, इस सिंगल बॉक्स में ही आपका इवेपोरेटर लगा होता है, इसमें ही कंडेंसर लगा होता है, इसमें ही आपकी एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है। सारा अरेंजमेंट इसी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो विंडो एयर कंडीशनर की एक इकाई में सभी आवश्यक घटक होते हैं, अर्थात कंप्रेसर, कंडेंसर, विस्तार वाल्व या कोयल, वाष्पीकरणकर्ता और कूलिंग कोयल एक ही बॉक्स में लगे हुए होते हैं। ये सारी ही चीजें एक सिंगल बॉक्स में लगी होती हैं, किसमें, विंडो एयर कंडीशनर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंस इट इज ए सिंगल यूनिट इट टेक्स लेस एफर्ट टू इंस्टॉल एज वेल एज फॉर मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यह एक सिंगल बॉक्स में होता है तो इसे लगाना आसान रहता है, इसे निकालना आसान रहता है और इसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग कॉस्ट की हम बात करते हैं तो ये भी बाकी जो एयर कंडीशनर होते हैं उनके कंपैरिजन में कम आती है। क्योंकि यह एक इकाई है, इसे स्थापित करने के साथ साथ रख रखाव के लिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है, ज्यादा मेहनत इसमें नहीं करनी पड़ती है। चलिए आगे देखिएगा। तो फिट द विंडो एयर कंडीशनर इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए स्लॉट इन वन ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम दैट इज टू बी कोल्ड, ठीक है। जिस रूम में आपको इसे लगाना है तो वहां पर एक स्लॉट कटा होना चाहिए, ठीक है। स्पेस तो होना ही चाहिए भैया, अगर स्पेस नहीं होगा तो वहां पर हम विंडो एयर कंडीशनर नहीं लगा सकते हैं। दूसरा जो खास बात का ख्याल आपको रखना होता है, आपका जो कंडेंसर जिस एरिया में होगा वहां पर अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए ताकि एयर का सर्कुलेशन आसानी से रहे और हीट ट्रांसफर आसानी से होता रहे। अगर आपका रूम कुछ इस तरह से है कि यह चारों तरफ से बिल्कुल क्लोज्ड है, बिल्कुल पैक्ड है, ठीक है, और इसके कांटेक्ट में एम्बिएंट एयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर नहीं है, वहां पर विंडो एयर कंडीशनर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम यूज करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर का। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, विंडो एयर कंडीशनर को फिट करने के लिए कमरे की दीवारों में से एक में एक स्लॉट बनाने की आवश्यकता होती है जिसे ठंडा किया जाना है। जिस रूम को ठंडा करना है, जिस रूम को ठंडा करना है उसकी विंडो से या दीवार में या कहीं भी एक हमें यहाँ पर स्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कोशिश ये रहती है कि विंडो एयर कंडीशनर जो लगे यह रूम के सेंटर में लगे, ठीक है। जिस दीवार पर आप इसे लगा रहे हो
जिस विंडो पर आप इसे लगा रहे हो वो लगभग रूम के सेंटर में होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश हमारी हमेशा ये होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस सिस्टम एक्सटेंड्स अबाउट 2 फीट बियॉन्ड द वॉल इन द बैक साइड। यह पीछे की तरफ लगभग 2 फीट निकला हुआ होता है। ठीक है, यह प्रणाली पीछे की ओर दीवार से लगभग 2 फीट आगे तक फैली हुई होती है। आपने देखा भी होगा विंडो एयर कंडीशनर जो है ये पीछे की तरफ निकले हुए होते हैं, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये लगभग 2 फीट तक पीछे की तरफ निकले हुए होते हैं। Therefore, free space should be available behind the wall so that the hot air may be thrown easily from the condenser. इसलिए दीवार के पीछे खाली जगह उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कंडेंसर से गर्म हवा आसानी से निकल जाए। ठीक है, बहुत कॉमन सा पॉइंट है भाई। अगर पीछे एयर नहीं होगी जिसमें हीट का ट्रांसफर होना है तो यह एसी काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए कि विंडो एसी आसानी से पीछे की तरफ निकल सके और यहाँ पर एयर का सर्कुलेशन हो सके। तो ये चीज मैंने आपको रेफ्रिजरेटर में भी बताई थी कि नॉर्मली होता क्या है कि अपने घर में या किचन वगैरह में जब भी हम रेफ्रिजरेटर रखते हैं तो हम इस चीज को भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसे बिल्कुल दीवार से सटाकर रख देते हैं। जो पुराने रेफ्रिजरेटर थे जिसमें पीछे की तरफ जाली आपने देखा होगा क्लियरली विजिबल होगी, वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उस केस में एयर का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और जो रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कैपेसिटी है ये अफेक्ट करती है। ठीक है, ये अफेक्ट करेगी तो बिजली का बिल भी बढ़ेगा और जितना कूलिंग ये कर सकता है उतना एफिशिएंटली कूलिंग ये नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का ख्याल हमें विंडो एयर कंडीशनर के केस में भी रखना चाहिए ताकि ये पीछे की तरफ निकले और इसके आसपास की जो एयर है, ठीक है, ये क्या होती रहे, लगातार बहती रहे, स्टिल एयर ना हो, रुकी हुई हवा ना हो, क्योंकि अगर रुकी हुई हवा होगी तो उस केस में भी हीट का ट्रांसफर आसानी से नहीं हो पाएगा। इस चीज का आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। चलिए, तो यहां तक एक बार ये सारे पॉइंट्स देखो। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि विंडो एयर कंडीशनर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इन्हें लगाने में ज्यादा समस्या नहीं आती है, इन्हें निकालने में ज्यादा समस्या नहीं आती है, और दूसरा इनकी जो सर्विसिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट आती है ये कम आती है अगर हम किसी और एयर कंडीशनर से इसकी तुलना करते हैं। इन्हें लगाने के लिए दीवार में एक स्लॉट कटा होना चाहिए और एक सिंगल यूनिट होती है। इस सिंगल यूनिट के अंदर जितने भी कंपोनेंट हमने जाने हैं अभी तक, जितने भी नेम हमने जाने हैं, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर और आपका जो एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं, ये सभी एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल इकाई में ही लगी हुई होती हैं। ठीक है, मेंटेनेंस और सर्विसिंग कॉस्ट में आपको बता चुका हूं। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं जब भी हम बात करेंगे विंडो एयर कंडीशनर। तो एक बार यहां तक आ जाइए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर बच्चे, एक आपने देखा होगा कि एसी से जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो पानी टपकता रहता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारी जो एयर होती है, आपके वातावरण की, आपके एटमॉस्फेयर की, आपके एम्बियंट की जो एयर होती है, ये एयर कौन सी होती है? मॉइस्ट एयर होती है, यानी कि ये नम हवा होती है। और नम हवा मिलकर बनी होती है ड्राई एयर और वाटर वेपर से। अब एसी का काम क्या होता है? डिह्यूमिडिफिकेशन करना, यानी कि हवा से नमी को कम करना, हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग लेकर आना। तो जब ये इस वाटर वेपर को एयर से अलग करेगा तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है, यानी कि पानी की फॉर्म में आ जाती हैं और ये लगातार पानी के रूप में टपकती रहती हैं। ठीक है, तो इसका भी हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी टपक रहा है और एक ही जगह इकट्ठा हो गया। ठीक है, और इकट्ठा होने के बाद फिर क्या होगा, उसमें मच्छर वगैरह आ जाते हैं। या एसी का जो स्लोप है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड, यानी कि आगे की तरफ से थोड़ा सा उठा होना चाहिए और पीछे की तरफ से थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए। एक इंक्लाइन लेवल पर इस तरह से रखा होना चाहिए ताकि जो पानी आए इकट्ठा होकर लगातार इससे बाहर निकलता रहे। अगर आपने इस तरह से लगा दिया, यानी कि अगर एसी पीछे से उठा हुआ है, आगे से दबा हुआ है, तो उस केस में पानी या तो रूम की तरफ आने लगेगा या पानी लगातार इसके अंदर स्टोर होता रहेगा। अब लगातार इसके अंदर स्टोर होगा तो इससे क्या हो सकता है कि लगातार पानी अगर इसी में ही स्टोर रहेगा तो इससे कोरोजन हो सकता है, यानी कि इसका क्षरण हो सकता है, या इसमें मच्छर वगैरह भी पैदा हो सकते हैं। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। देखिएगा क्या कहता है, द ड्यू कलेक्टेड फ्रॉम द रूम इज ऑल्सो थ्रोन फ्रॉम द बैक ऑफ द एयर कंडीशनर।
कमरे से एकत्रित ओस भी एयर कंडीशनर के पीछे से फेंकी जाती है। ठीक है, तो देखा होगा ये, तो एसी तो सभी ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आज एक बार जाकर देखो अच्छे से। पानी टपकते हुए तो यार हर किसी ने देखा होगा एसी से। तो उसी की बात हो रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना, यहाँ पर जनरली यहाँ एक होल होता है या यहाँ एक होल होता है। ठीक है, और इससे लगातार पानी टपकता रहेगा। तो इसका स्लोप पीछे की तरफ होना चाहिए ताकि इससे पानी आसानी से निकल सके। तो जब हवा से मॉइस्चर को अलग करता है तो यह पानी की फॉर्म में अलग होती है, और यह लगातार एसी से पीछे की तरफ टपकता रहता है। एसी का काम क्या होता है? डिह्यूमिडिफिकेशन करना, यानी कि अगर हवा में नमी की मात्रा ज्यादा है इसे कम करना भी एसी का काम होता है। तो द ड्यू कलेक्टेड फ्रॉम द रूम इज ऑल्सो थ्रोन फ्रॉम द बैक ऑफ द एयर कंडीशनर। कमरे से एकत्रित ओस भी एयर कंडीशनर के पीछे से फेंकी जाती है। ठीक है, जो ये ड्यू होगी ये लगातार इसके पीछे से निकलती रहती है। Thus, window air conditioner can be used only if there is place available in the wall to make the slot and there is free space behind the wall for dissipating the heat and dripping water। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब विंडो एयर कंडीशनर हम वहां पर लगा सकते हैं जहां पर दीवार में एक स्लॉट बना हुआ हो या विंडो से इस यूनिट को लगाया जा सके। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि पीछे का स्थान खाली होना चाहिए जिसमें यह गर्म हवा को आसानी से फेंक सके और यह हवा में मिल सके। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आसानी से हीट का रिजेक्शन हो सके। और तीसरा, ये जो पानी टपकता रहता है इसका भी अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। इन तीन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम एक विंडो एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने की बात करते हैं। किस किस का? सबसे पहला, जिस दीवार में लगाया जाना है उसमें स्लॉट आसानी से बनाया जा सके या पहले से बना हो, या विंडो अगर है विंडो में से आसानी से लगाया जा सके। ये पहली बात हो गई। दूसरा, इसके पीछे खाली स्थान होना चाहिए जिसमें गर्म हवा को ये आसानी से फेंक सके। और तीसरा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जो पानी टपकेगा, ठीक है, जो पानी टपक रहा होगा इसका अरेंजमेंट भी आसानी से हो सके। तो इस प्रकार विंडो एयर कंडीशनर का उपयोग तभी किया जा सकता है जब स्लॉट बनाने के लिए दीवार में जगह उपलब्ध हो और दीवार के पीछे गर्मी और पानी टपकने के लिए खाली जगह हो, तभी हम एक विंडो एयर कंडीशनर को लगा सकते हैं। क्यों भाई, इतनी बात आती है समझ में? बिल्कुल ब्रिजेश, ये बातें समझ में आती है तो बहुत अच्छा। बहुत बेसिक सी चीजें हैं यार। देखिए, जो मेन कंसेप्ट है, जो बेस है, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब तो बस ये है कि किस तरह से इसे लगाना है, कहां पर इसे लगा सकते हैं, क्या करता है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्या करता है, किस तरह से करता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब बात आ रही है कि विंडो एयर कंडीशनर दिखता किस तरह का है, ठीक है, और किस तरह से हम इसे लगा सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है इसके इंस्टॉल करने में। ठीक है, तो उसी की बातें चल रही है कि जो इसमें ड्यू इकट्ठी होती है, ड्यू ये आसानी से बाहर निकल सके, इस चीज का भी हमें पहले से ही दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसी जगह लगा दिया जहां से पानी को प्रॉपरली निकालने का अरेंजमेंट ना हो, या पानी टपक रहा है और टपक टपक कर वहीं इकट्ठा हो गया है। ठीक है, या कुछ इस तरह से है कि पानी टपकने के बाद सारे में फैल जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो या तो पाइप वगैरह लगाकर इसे अलग से रिमूव करने का देखो तरीका, किस तरह से आप पानी को अलग कर सकते हो। करते भी होंगे, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है। क्यों भाई, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज है, इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, जो मेन प्रॉब्लम आती है विंडो एयर कंडीशनर में वो आती है साउंड को लेकर। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर आवाज करता है। ठीक है, और इसमें कंप्रेसर आपका सीधा ही खिड़की में लगा होगा, तो यहाँ पर जो एक मेन प्रॉब्लम आती है वो नॉइज को लेकर आती है, क्योंकि इससे अच्छी खासी आवाज होती है। ठीक है, और बहुत से लोगों को इससे इरिटेशन भी होती है। लेकिन जो कॉस्टली एसी होते हैं, जो बहुत ज्यादा महंगे विंडो एयर कंडीशनर होते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम कम है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो नए एसी आ रहे हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है, उनमें भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन रिलेटिवली कम होती है। उनके कंप्रेसर को और अच्छे से डिजाइन किया गया है, ठीक है, जिस वजह से नॉइज की प्रॉब्लम कम हो जाती है।
और वहीं अगर हम स्प्लिट एसी की बात करते हैं तो स्प्लिट एसी का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा फायदा है कि स्प्लिट एसी में जो नॉइस प्रॉब्लम होती है ये नहीं होती है, क्योंकि इसका कंप्रेसर कहीं दूर रखा हुआ होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि विंडो एयर कंडीशनर में जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है वो आती है नॉइस पोल्यूशन को लेकर। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी जो समस्या आती है, सबसे बड़ी जो लोगों को दिक्कत होती है, ये होती है नॉइस पोल्यूशन को लेकर। अब कोई बोलेगा कि भाई हमें तो नहीं होती है, हम तो कूलर में भी सो जाते हैं और कूलर भी वो लोहे वाला है, ठीक है, जो बहुत आवाज करता है। तो बच्चे आपकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि आप अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो। लेकिन जो लोग बिल्कुल आराम पसंद करते हैं अपने जीवन में, वो किसी भी तरह का डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो चाहे किसी भी तरह की आवाज हो वो बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। लेकिन विंडो एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर है वो लगा हुआ है विंडो में ही, तो इस वजह से यहाँ पर आवाज की अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द कंप्लेंट अगेंस्ट यूज ऑफ विंडो एयर कंडीशनर इज दैट दे टेंड टू मेक नॉइज इन द रूम। ठीक है, विंडो एयर कंडीशनर के उपयोग के खिलाफ एक शिकायत यह है कि ये कमरे में शोर करते हैं। क्या करते हैं भाई, इनसे होता है नॉइज पोल्यूशन। और ये नॉइज पोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें लगा होता है कंप्रेसर और ये कंप्रेसर करता है आवाज। आपने देखा होगा ना, जैसे ही एसी ऑन करोगे तो स्टार्टिंग में थर्मोस्टेट क्या करेगा, पहले टेम्परेचर को सेंस करेगा, उस टाइम तक कंप्रेसर रन नहीं होता है, और जैसे ही कंप्रेसर रन होता है तो आवाज उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कंप्रेसर के लगे होने की वजह से ये करते हैं अच्छी खासी आवाज। चलिए, बट दिस प्रॉब्लम हैज बीन ग्रेटली ओवरकम बाय प्रेजेंट डे एफिशिएंट एंड लेस नॉइजी रोटरी कंप्रेसर विच ऑल्सो कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आज के टाइम की हम बात करेंगे, आज के टाइम में हमने अच्छे कंप्रेसर डिजाइन कर लिए हैं। रोटरी कंप्रेसर की हम बात कर रहे हैं तो हमने अच्छे किस्म के रोटरी कंप्रेसर डिजाइन कर लिए हैं, जो कि नॉइज भी कम करते हैं और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, जो बिजली ये कंज्यूम करते हैं, ये भी कम करते हैं। तो इसी वजह से बच्चे जो बहुत ज्यादा पुराने एसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए। और लगभग जो 10 साल पुराने एसी हैं उन्हें तो रिप्लेस कर देना ही चाहिए। अब होता क्या है कि आजकल रेंटल सिस्टम चल रहा है, कुछ लोग रेंट पर एसी लगवाते हैं, तो मुझे उसका कोई खास बेनिफिट नहीं लगता। उसके बहुत सारे रीजन हैं। कुछ लोगों के साथ तो ठगी हो जाती है, ठीक है, वो 4 या 5 हजार रुपए देते हैं स्टार्टिंग में, और जो लगाता है वो उनके पैसे लेकर भाग जाता है। दूसरा क्या है कि उनका एसी बहुत पुराना लगा देगा, और पुराने एसी जो होते हैं बच्चे, इनका 30 to 50% इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। ठीक है, अब वो सस्ते लालच में कि भाई हमें एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं देना होगा, तो इसी वजह से एसी लगवा तो लेते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, एक तो वो पैसे मार के भाग जाता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर एसी बहुत पुराना है तो इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ये लगभग 30 से 50% ज्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम फिर भी 4 या 5 या 6 साल पुराने एसी की बात करेंगे, इसमें भी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो एसी आ रहे हैं 1 या 2 साल पहले के हैं, इनमें इनके कंप्रेसर अच्छे हैं, तो एक तो ये आवाज कम करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कैसा रहता है इनका, कम रहता है। ठीक है, तो अगर नए एसी खरीदने की हम बात करेंगे, नए एसी खरीदने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। बाइंग न्यू एयर कंडीशनर, today's best air conditioner are 30 to 50% less energy to produce the same amount of cooling as air conditioner made in the mid 1970s। ठीक है, जो बहुत पहले एसी बनाए गए थे वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लेते थे, आवाज भी ज्यादा होती थी। लेकिन अभी हम अगर प्रेजेंट में एसी की बात करेंगे तो ये उनसे लगभग 30 से 50% कम एनर्जी लेते हैं और लगभग उन्हीं के ही बराबर कूलिंग इफेक्ट देते हैं। Even if your air conditioner is only 10-year old, you may save 20 to 40% of your cooling energy cost by replacing it with a newer, more efficient model। ठीक है, अगर आपका एसी लगभग 10 साल पुराना है और आप इसे अगर चेंज कर देते हो
तो आप 20 से 40% बिजली का खर्चा बचा सकते हो। आज के सर्वश्रेष्ठ एयर कंडीशनर 30 से 50% कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं और 1970 के दशक के मध्य में बनाए गए एयर कंडीशनर के समान ही कूलिंग का उत्पादन करते हैं। यहां तक कि अगर आपका एयर कंडीशनर केवल 10 साल पुराना है तो आप 20% बचा सकते हैं और आपकी, ठीक है, 20 से 40% शीतलन, 20 से 40% आप बचा सकते हैं अधिक कुशल मॉडल के साथ बदलने पर। यहां तक कि अगर आपका एयर कंडीशनर केवल 10 साल पुराना है तो आप 20 से, ये पूरी ही लाइन आपकी जो हिंदी में ट्रांसलेट हुई है ये क्या है, पूरी ही गलत है। यहां तक कि अगर आपका एयर कंडीशनर केवल 10 साल पुराना है तो आप 20% से लेकर 40% तक, 20% से लेकर 40% तक ऊर्जा बचा सकते हैं यदि आप एक अच्छा एसी खरीदते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि अगर एसी बहुत ज्यादा पुराने हैं तो 30 से लगभग 30 से 50% ज्यादा खर्चा आता है। ठीक है, लेकिन अगर एसी आपका 10 साल पुराना भी है और आप इसे एक नए एसी से रिप्लेस कर देते हैं तो आप लगभग 20 से 40% तक ऊर्जा बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि बहुत ज्यादा एसी अगर पुराना है तो इसे लगाने का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इससे आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, सबसे पहला नुकसान क्या है, आवाज को लेकर, नॉइस को लेकर। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि नॉइस से हमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको नॉइस से अगर प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी यह इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है, इसे चलाने का खर्चा ज्यादा आएगा, इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्लियर है? लेकिन इस समस्या को आज के कुशल और कम शोर वाले रोटरी कंप्रेसर द्वारा बहुत हद तक दूर किया गया है, जो बिजली की भी कम खपत करते हैं। जो नए एसी है इनमें बिजली की खपत भी कम होगी और साथ ही साथ जो नॉइस पोल्यूशन होता है ये भी कैसा रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो अगर एसी आपका हो गया है बहुत पुराना तो इसे कर दो तुरंत चेंज, नहीं चलेगा कोई बहाना। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो लोग पुराने एसी परचेज करते हैं तो बच्चे ना ही करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पुराने एसी से लगभग 2 या 3 साल में जो कॉस्ट पड़ेगी ना, देखिए या तो आप उसे चलाओगे नहीं, या तो बस आपने लगा लिया कि कोई रिश्तेदार आने वाला है, कोई रिलेटिव आने वाला है, ठीक है, तो उसे बस दिखाना है, तो आपने आधा या 1 घंटे के लिए चलाया और फिर बंद कर दिया, तो तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप डेली यूज की बात करोगे और आप एक पुराना एसी खरीद लेते हो जो कि काफी पुराना है, ठीक है, कॉस्ट आपको कम पड़ रही थी, लगभग मैंने कहा कि 5 से 10 हजार रुपये आपको सस्ता पड़ रहा था, आपने इसी लालच में पुराना एसी खरीद लिया, तो क्या होगा, वो उसी सीजन में लगभग 2 से 3 महीने में क्या करेगा, उतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका बढ़ा देगा और कॉस्ट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और अगले साल से एक तो वो पहले से ही पुराना था, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो बिजली लगातार ज्यादा लेता रहेगा और बिल आपका बढ़ता रहेगा। तो पुराने एसी का कोई फायदा नहीं है, आवाज भी ज्यादा करेगा और साथ ही साथ बिजली की खपत भी इसमें ज्यादा होती है। चलिए
फिर बच्चे बात आती है कि एसी को किस तरह से लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, द एयर कंडीशनर इज सो इंस्टॉल्ड दैट द कूलिंग कोयल फेस द रूम। बड़ी कॉमन सी चीज है, अब जिसे बिल्कुल भी नहीं पता होगा अभी तक, लगभग 20 से 25 घंटे की क्लास करने के बाद भी जिसे आइडिया नहीं होगा या क्लास ना भी किए हों, ये तो एक हमारे डेली यूज का एक हिस्सा है। ठीक है, आप डेली यूज करते हो तो आपको पता है कि भाई जो इवेपोरेटर कोयल है वो रूम की तरफ लगनी चाहिए और जो कंडेंसर कोयल होती है वो पीछे की तरफ लगनी चाहिए। जिसे कुछ भी नहीं पता होगा वो क्या करेगा, अगर एसी उल्टा लगा देगा तो इसका रिवर्स इफेक्ट होगा, यानी कि रूम गर्म हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। या बाहर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी कैपेसिटी एक एसी की नहीं है कि वो एक ओपन स्पेस को कूल कर दे। अगर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत लार्ज एरिया है और आपने इस एरिया में एक एसी लगा दिया तो इसे लगाने का कोई एडवांटेज होगा, नहीं होगा। या इवन मैं कहता हूं कि आप रूम का अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं करते हो और रूम आपका बड़ा है तो आप इसमें 1.5 टन का भी एसी लगाओगे ना तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो परफेक्ट इंसुलेटेड रूम आपका होना चाहिए, जो एयर आती है लीक करके दरवाजे के नीचे से, साइड से, खिड़कियों से। ठीक है, या छत आपकी ऐसी है जिस पर सनलाइट, ठीक है, पूरी की पूरी पड़ती है या दीवारें तपती रहती हैं दिन भर, तो आपको इस चीज का समाधान करना चाहिए, क्योंकि उस केस में एसी अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा। ठीक है, रूम अगर बहुत बड़ा है या दिन भर धूप आती रहती है, ठीक है, छत पर भी धूप आती है, दीवारों पर भी धूप आती है, हर जगह धूप आती है, तो आपको वहां पर कोशिश करनी चाहिए कि कोई इंसुलेटिंग मटेरियल दीवारों पर लगाएं जिससे जो सनलाइट है उसका इफेक्ट कम पड़े। उस केस में एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी होगी ये ज्यादा होगी। ठीक है, तो द एयर कंडीशनर इज सो इंस्टॉल्ड दैट द कूलिंग कोयल फेसिस द रूम। ठीक है, इसकी जो कूलिंग कोयल्स होती हैं जिसे हम इवेपोरेटर कोयल्स बोल देते हैं, ये रूम की तरफ होनी चाहिए, यानी कि रूम के अंदर होनी चाहिए। एयर कंडीशनर इतना स्थापित है कि कूलिंग कोयल, ठीक है, एयर कंडीशनर की कूलिंग कोयल कमरे में, देखो हिंदी कितनी गड़बड़ लैंग्वेज है, अगर ट्रांसलेट भी करोगे ना तो तब भी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। द एयर कंडीशनर इज सो इंस्टॉल्ड दैट द कूलिंग कोयल फेसिस द रूम। ठीक है, एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर को इस तरह से स्थापित करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए कि कूलिंग कोयल कमरे में अंदर की तरफ हो, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, अंदर की तरफ हो। तो बड़ी कॉमन सी चीज है, लेकिन फिर भी आपको याद रखनी चाहिए कि जो कूलिंग कोयल होनी चाहिए ये आपकी कमरे में अंदर की तरफ होनी चाहिए। द एयर कंडीशनर इज सो इंस्टॉल्ड दैट द कूलिंग कोयल फेसिस द रूम। ठीक है, चलिए। ए ब्लोवर इंस्टॉल्ड बिहाइंड द कूलिंग कोयल सेंड कूल एयर इन द रूम। ठीक है, कूलिंग कोयल के पीछे स्थापित एक ब्लोअर कमरे में ठंडी हवा भेजता है, और ये मैं आपको दिखा चुका हूं कि कूलिंग कोयल के ठीक पीछे लगा होता है एक ब्लोअर, और यह ब्लोअर क्या करता है, यह हवा को कमरे में भेजता है। जब आप देखोगे ये सामने की तरफ लगी हुई है कूलिंग कोयल और ये होता है ब्लोअर, पीछे होता है फैन, ठीक है, जो कि एयर का रेट बढ़ा देता है कंडेंसर कोयल्स पर, और आगे की तरफ होता है ब्लोअर, यानी कि कोयल सब ठंडी हो गई है और जैसे ही ब्लोअर चलेगा तो ब्लोअर से हवा आएगी कूलिंग कोयल से होते हुए और यह ठंडी हवा आती है कमरे में। ठीक है, तो कूलिंग कोयल के पीछे लगा होता है ब्लोअर, और यह ब्लोअर क्या करता है, यह ब्लोअर रूम में ठंडी हवा भेजता है। इसी तरह कंडेंसर के पीछे लगा होता है फैन, ठीक, और यह फैन क्या करता है, यह फैन जो कंडेंसर के ऊपर से एयर गुजरेगी, ठीक है, ये क्या कर देता है, इसे ठंडा कर देता है। ठीक है, तो कूलिंग कोयल के पीछे लगा होता है ब्लोअर और कंडेंसर कोयल के पीछे लगा होता है फैन, और यह ब्लोअर क्या करता है, यह ब्लोअर रूम में ठंडी हवा को भेजता है। ब्लोअर क्या करता है, ब्लोअर रूम में ठंडी हवा को भेजता है। तो कूलिंग कोयल के पीछे क्या लगा होता है, कूलिंग कोयल के पीछे लगा होता है ब्लोअर। ए ब्लोअर इंस्टॉल्ड बिहाइंड द कूलिंग कोयल सेंड्स कूल एयर इन द रूम।
कूलिंग कॉइल के पीछे स्थापित एक ब्लोअर कमरे में ठंडी हवा भेजता है। तो कमरे में ठंडी हवा भेजने का काम किसका हो गया? कमरे में ठंडी हवा भेजने का काम हो गया ब्लोअर का। चलिए, ए फिल्टर इज इंस्टॉल्ड ऑन द फ्रेश एयर एंटरिंग साइड ऑफ द कूलिंग कॉइल टू रिमूव एनी डर्ट फ्रॉम द एयर। ठीक है, एक फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर आप देखोगे जब आप अपना विंडो एयर कंडीशनर देखोगे और उसके सामने वाली जाली हटा दोगे, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। देखिएगा, मान लिया ये आपका एसी रखा हुआ है और आप क्या करोगे, इस ये सामने वाला जो फ्रंट इसका है, ठीक है, इस पे से ये प्लास्टिक की कवरिंग हटा दोगे तो इसके पीछे लगा होता है फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है? आपकी एयर को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने का मतलब क्या है कि हवा में जो डस्ट पार्टिकल है, जो धूल के कण हैं और भी ज्यादा जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो निकलती रहती है, जो हवा के साथ मिक्स होती हैं। इन सभी को अलग करने का काम किसका होता है? फिल्टर का होता है। ये प्लास्टिक कवरिंग जब आप हटाओगे, इस कवरिंग के पीछे आपको दिखाई देता है फिल्टर। जब ये प्लास्टिक कवरिंग आप हटाओगे, देखिएगा ये सामने वाली जब कवरिंग आप हटाओगे, इसके पीछे क्या लगा होता है? फिल्टर, जो क्या करता है? हवा में जो धूल के कण हैं इन्हें अलग करने का काम करता है। तो हवा से धूल के कण अलग कौन करता है? ये करता है फिल्टर। A filter is installed on the fresh air entering side of the cooling coil to remove any dirt from the air. हवा से किसी भी गंदगी को हटाने के लिए कूलिंग कोयल के प्रवेश करने वाली ताजी हवा पर एक फिल्टर लगाया जाता है। तो पूछा जाता है कि हवा से अगर धूल के कणों को हमें अलग करना है, हवा से अगर हमें डस्ट पार्टिकल को अलग करना है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? वहां पर यूज किया जाता है फिल्टर का। तो फिल्टर का यूज किस लिए करते हैं? हवा से धूल के कणों को अलग करने के लिए, हवा से डस्ट पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। चलिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया फिर मेजर यूनिट। एक सेकंड, ठीक है, फिल्टर। फिल्टर मैं आपको बता चुका हूं कि डस्टी अगर एरिया है, ठीक है, जहां पर धूल के कण होते हैं और इन धूल के कणों को हमें अलग करना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। और बच्चे, अगर जहां पर बहुत ज्यादा धूल की समस्या है या जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है हवा में, तो वहां पर इस फिल्टर को हमें लगातार साफ करते रहना चाहिए। अगर आपने फिल्टर को लगभग 2 से 3 महीने में एक बार क्लीन नहीं किया है, इवन कोशिश करो कि जहां पर ज्यादा समस्या होती है धूल की, वहां पर लगभग 15 से 20 दिन के अंदर फिल्टर को निकालें और इसे क्लीन कर लें। अदरवाइज एसी आपका जो होगा, इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो होती है यह डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो at the beginning of every cooling season and once a month during the season, remove the front grill and clean or replace the filter। ठीक है, हर कूलिंग सीजन की शुरुआत में और सीजन के दौरान महीने में एक बार फ्रंट ग्रिल को हटा दें और फिल्टर को साफ या बदल दें। ठीक है, तो समय समय पर हमें फिल्टर को साफ करते रहना चाहिए। अगर फिल्टर को हम साफ नहीं करेंगे, अगर फिल्टर की साफ सफाई नहीं करेंगे, उस केस में क्या होगा? उस केस में जो कैपेसिटी है एसी की कूल करने की, ठीक है, जो ठंडा करने की उसकी क्षमता होती है, वो अपनी क्षमता के अनुसार कूलिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इफ यू लिव इन ए वेरी डस्टी एरिया, क्लीन और रिप्लेस द फिल्टर मोर ऑफन। ठीक है, यदि आप धूल भरे क्षेत्र में रहते हैं तो फिल्टर को अधिक बार साफ करें या बदलें। जहां पर ये धूल की समस्या ज्यादा है, वहां पर हमें बहुत जल्दी जल्दी फिल्टर को साफ करते रहना चाहिए या एक लंबे टाइम बाद हमें फिल्टर को बदल देना चाहिए। क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आती है? बहुत बेसिक चीजें हैं यार, इतनी बेसिक हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं और आपने की होंगी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते होंगे या आपने होते हुए नहीं देखा होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज है। चलिए, ठीक है, तो द फ्रेश एयर इनटेक ऑफ द एयर कंडीशनर इज रेगुलेटेड बाय ए डैम्पर इनसाइड द कैबिनेट। ठीक है, जब आप पूरा ये सिस्टम देखोगे, जो पूरी यूनिट देखोगे, इसमें लगे होते हैं डैम्पर। और ये डैम्पर क्या करते हैं? ये डैम्पर जो फ्रेश एयर आती है, जो ताजी हवा आती है,
इसके सर्कुलेशन रेट को कंट्रोल करते हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चे, होता क्या है। देखिए, जब भी आप बात करोगे एक एसी की, तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो जो रूम की एयर होती है, ठीक है, यह रूम की एयर अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है इस तरह से, ठीक है। रूम की एयर जो है यह अंदर ही अंदर सर्कुलेट होती रहती है और इसमें कुछ परसेंट हम फ्रेश एयर मिला देते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या होता है एसी में। एसी में क्या होता है कि एक तो जो रूम के अंदर की एयर है, यही एयर क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, और इसमें कुछ पार्ट हम फ्रेश एयर का मिला देते हैं, ठीक है। क्या होता है एसी में, एक तो रूम के अंदर की एयर ही क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, और दूसरा कुछ पार्ट इसमें हम फ्रेश एयर का भी मिला देते हैं। कुछ पार्ट इसमें फ्रेश एयर यानी कि ताजी हवा का भी मिला देते हैं। रूम के अंदर की एयर सर्कुलेट होती रहती है और कुछ पार्ट इसमें फ्रेश एयर यानी कि ताजी हवा का भी मिला देते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, इसे हम बोलते हैं वेंटिलेशन एयर, ठीक है। तो अभी इतनी जरूरत है नहीं, तो क्या मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमारे सिंपल जो हमारे कमरे में एसी लगा होगा, तो एक तो रूम की जो एयर है यही अंदर ही अंदर सर्कुलेट होती रहेगी और इसमें टाइम टू टाइम कुछ फ्रेश एयर आती रहेगी, ठीक है। जिससे जैसे आपका सभी को पता है फ्रेश एयर हम क्यों लेकर आते हैं। देखिए, हम जो लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर बाहर से फ्रेश एयर नहीं आएगी तो एक टाइम बाद रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, कुछ रूम की हवा ही अंदर सर्कुलेट होती रहती है और कुछ हवा बाहर से आकर मिल जाती है। अब ये जो बाहर से आकर हवा मिलती है, इसे मिलाने का काम कौन करता है, इसे मिलाने का काम करते हैं डैम्पर। द फ्रेश एयर इनटेक ऑफ द एयर कंडीशनर इज रेगुलेटेड बाय ए डैम्पर इनसाइड द कैबिनेट। एयर कंडीशनर की ताजी हवा का सेवन कैबिनेट के अंदर एक स्पंज द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो डैम्पर क्या करते हैं, जो ताजी हवा आकर मिलती है रूम की हवा में, ठीक है, इसे कंट्रोल करने का काम जो करते हैं ये डैम्पर करते हैं, ठीक है। ताजी हवा क्यों मिलानी हमें पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अगर ताजी हवा नहीं मिलेगी, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है, और यही हवा सर्कुलेट हो रही है लगातार, ठीक है। यही हवा सर्कुलेट हो रही है, एसी में जाती है, ठंडी होकर आ जाती है, एसी में जाती है, ठंडी होकर आ जाती है, एसी में जाती है, ठंडी होकर आ जाती है। तो एक टाइम बाद क्या होगा, इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ पार्ट फ्रेश एयर का भी मिलाते रहते हैं, ठीक है, और यह फ्रेश एयर को मिलाने का जो काम करता है ये करते हैं डैम्पर। तो एयर कंडीशनर की ताजी हवा का सेवन कैबिनेट के अंदर एक स्पंज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ द फ्रेश एयर इज रेगुलेटेड बाय एडजस्टिंग द डैम्पर्स। डैम्पर को समायोजित करके ताजी हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेश एयर की अगर हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही चेंज करना है तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है डैम्पर्स का, ठीक है। तो अभी मेरे पास इसकी इमेज है नहीं क्लियरली, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा कि डैम्पर्स लगे कहां पर होते हैं, ठीक है। कोई इमेज ऐसी है नहीं जिसमें मैं दिखा पाता आपको कि डैम्पर्स कहां पर लगे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि फ्रेश एयर जो होती है इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को जो कंट्रोल करने का काम करते हैं ये करते हैं डैम्पर्स, ठीक है। ताजी हवा की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर उसी हवा को हम लगातार घुमाते रहेंगे तो एक टाइम बाद कमरे के अंदर जो एयर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उस केस में क्या हो सकता है, दम घुटना, ये सारी चीजें आपको पता ही है, क्योंकि CO और CO2 बहुत ही खतरनाक गैस होती हैं। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो इससे जान जाने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो इतनी तो नौबत नहीं आएगी। चलिए बच्चे एक चीज और याद रखिएगा, देखिए जो हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं या बहुत ज्यादा क्राउडेड स्पेस जो होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं वहां पर हमेशा 100% फ्रेश एयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वहां पर हमेशा 100% फ्रेश एयर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वहां पर जो कमरे की हवा है इसे हम बिल्कुल भी सर्कुलेट करने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। बाहर से पूरी की पूरी ठंडी हवा आएगी, ठीक है, बाहर से पूरी की पूरी फ्रेश एयर आएगी और ये ठंडी होकर जहां पर हमें जरूरत है वहां पर चली जाती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल वगैरह में 100% फ्रेश एयर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल एसी की बात करेंगे, मैं आपसे कहता हूं कि 1 किलोग्राम एयर है जो रूम के अंदर जाती है, ठीक है। अब इसमें मैं कहता हूं कि एक्स पार्ट को हम क्या कर लेते हैं,
एक्स पार्ट को हम अंदर ही सर्कुलेट करा लेते हैं और वाई पार्ट इसमें हम बाहर से लाकर मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हॉस्पिटल वगैरह की हम बात करते हैं वहां पर हमें 100% फ्रेश एयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फ्रेश एयर को कंट्रोल करने का और रेगुलेट करने का, इसकी क्वालिटी को देखने का, ये सारा काम होता है डैम्पर्स का। चलिए, तो एक एयर कंडीशनर की अगर हम मेजर यूनिट्स की बात करें कि एक एयर कंडीशनर में क्या क्या सिस्टम्स लगे होते हैं, तो बच्चे इसमें लगा होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होगा? जो इसे ठंडा करने का काम करता है, ठीक है, जो हवा को ठंडा करने का काम करता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रशीतन प्रणाली, ठीक है। इसमें लगे होते हैं कंट्रोल सिस्टम, और कंट्रोल सिस्टम में थर्मोस्टेट लगा होता है और सिलेक्टर स्विच लगा होगा, ठीक है। थर्मोस्टेट सभी को पता है कि टेम्परेचर सेंस करता है, कितना रूम का तापमान आपको बनाए रखना है, और थर्मोस्टेट से ही कंप्रेसर ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इसके कंट्रोल सिस्टम होते हैं। फिर एक आपका होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम, मोटर ओवरलोड स्विचेस एंड वाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑन द कंप्रेसर मोटर, ठीक है। एयर कंडीशनर की प्रमुख इकाइयां हैं प्रशीतन प्रणाली, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। एक इसमें होता है नियंत्रण प्रणाली, और नियंत्रण प्रणाली में आता है थर्मोस्टेट और चयनकर्ता स्विच। एक इसमें होता है विद्युत सुरक्षा प्रणाली, ठीक है। होता क्या है कि बच्चे, एक थर्मोस्टेट लगा होगा जो कि रूम का टेम्परेचर सेंस करता है, और एक थर्मोस्टेट लगा होता है कंप्रेसर पर जो वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसका जो मोटर होगा, मोटर की जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, इस पर जो तार लगे होते हैं जिसे वाइंडिंग बोलते हैं, इसी पर ही हम लगा देते हैं थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट क्या करता है? इन वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करता है। यह थर्मोस्टेट क्या करेगा? यह थर्मोस्टेट वाइंडिंग जो लगी होती है, वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करता है, और टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा? इस कंप्रेसर को, ठीक है, इसके मोटर को अपने आप ही बंद कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम, मोटर ओवरलोड स्विच, मोटर ओवरलोड स्विच लगा हुआ, एंड वाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑन द कंप्रेसर मोटर, और कंप्रेसर मोटर पर वाइंडिंग प्रोटेक्शन लगी होती है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक थर्मोस्टेट होता है। यह टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर इसकी मोटर ज्यादा गर्म हो गई है तो सभी को पता है, अगर मोटर लगातार काम करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, यह गर्म होती जाएगी, और अगर ज्यादा गर्म होगी तो एक टाइम आने पर इसकी वाइंडिंग जल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लगाते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम। तो मेजर यूनिट में क्या होती है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जो कि ठंडा करने का काम करता है। कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम में थर्मोस्टेट की हम बात करते हैं जो रूम के अंदर का टेम्परेचर सेंस करता है और उसी के अकॉर्डिंग कूलिंग करता है। एक लगा होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि मोटर को जलने से बचाता है। तो विद्युत सुरक्षा प्रणाली, मोटर अधिभार स्विच और कंप्रेसर मोटर पर घुमावदार सुरक्षा, ठीक है। वाइंडिंग प्रोटेक्शन ऑन द कंप्रेसर मोटर, ठीक है, कंप्रेसर मोटर पर वाइंडिंग की सुरक्षा। कंप्रेसर मोटर पर वाइंडिंग सुरक्षा। चलिए, एयर सर्कुलेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, जैसे फ्लोर लगा होता है, ठीक है, ब्लोवर लगा होता है, फैन लगा होता है, ठीक है, फैन मोटर होगा, साइंटिफिकल इवेपोरेटर, ये सारी चीजें होती हैं, इसे हम बोलते हैं एयर सर्कुलेशन सिस्टम। वेंटिलेशन मैंने आपको भी बोला कि जहां पर फ्रेश एयर हमें लाकर इसमें मिलानी पड़ती है, इसे हम बोलते हैं वेंटिलेशन, ठीक है, फ्रेश एयर डैम्पर। वेंटिलेशन ताजी हवा का डैम्पर, ठीक है, ताजी हवा का डैम्पर। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि मान लिया ये आपका रूम है, ठीक है, ये रूम है और इसमें लगा हुआ है ये एसी। तो इसमें क्या होता है? कुछ हवा तो बाहर से आती है, ठीक है, और कुछ हवा क्या करती है? ये जाएगी, इस तरह से जा रही है, इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है, और ठंडी होकर ये इस तरह से रूम में घूमती रहती है, ठीक है। तो मान लिया मैंने कहा ये एक्स है और ये वाई है, इस प्रकार से एक्स प्लस वाई हवा रूम में बनी रहती है, ठीक है। तो यह हवा तो रूम के अंदर ही सर्कुलेट हो रही है, और यह क्या है? ताजी हवा। यह क्या है? ताजी हवा, जिसे हम बोलते हैं वेंटिलेटेड एयर, जिसे बोला जाता है वेंटिलेटेड एयर, जिसे बोला जाता है वेंटिलेटेड एयर, ठीक है। और इस ताजी हवा को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? डैम्पर करते हैं।
इस ताजी हवा को रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? ये ताजी हवा रेगुलेट की जाती है डैम्पर के द्वारा। तो एयर सर्कुलेशन सिस्टम में क्या है, आपका ब्लोअर लगा हुआ है जो कि कूलिंग कोयल से रूम के अंदर हवा फेंकता है। पीछे की तरफ कंडेंसर के ऊपर फैन लगा है, ठीक है, जो कि कंडेंसर कोयल्स को ठंडा करने का काम करता है। वेंटिलेशन होता है जिसमें फ्रेश एयर डैम्पर होते हैं जो कि फ्रेश एयर को रूम के अंदर सर्कुलेट कराते हैं। और एक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे सारी की सारी जो गर्मी है ये बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। एक इसमें होता है एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ये होती हैं मेजर यूनिट्स जो कि एक विंडो एयर कंडीशनर के अंदर लगी हुई होती है। कौन कौन सा? रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो इसे ठंडा करने का काम करता है, ठीक है, कूलेंट वगैरह इसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है, रूम से आएगा, गर्मी लेगा और कंडेंसर में जाकर गर्मी को छोड़ देता है। कंट्रोल सिस्टम जो टेम्परेचर सेंस करते हैं, टेम्परेचर आप कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, आपने देखा भी होगा कंट्रोल स्विच जब आप एसी को देखोगे सामने की तरफ से तो इसमें आपको दिखा देता है कंट्रोल्स। ये क्या है? कंट्रोल्स है। आप हवा को कम या ज्यादा कर सकते हो, आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। थर्मोस्टेट लगा होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। फिर इसमें कंप्रेसर लगा होगा, कंप्रेसर में मोटर होता है। अब कंप्रेसर लगातार गर्म काम करता रहेगा तो एक टाइम पर गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑटो कट ऑफ का अगर सिस्टम नहीं है और ये गर्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा तो क्या होगा? जो इस पर तार लगे होंगे ये तार जल जाते हैं, सुना भी होगा, ठीक है। आपके घर में जो नॉर्मल पानी के ये पंखा ही जैसे होता है, ठीक है, तो पंखे में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। पंखा लगातार चलता रहता है चलता रहता है, ठीक है, एक टाइम बाद बंद हो जाता है। आप जाते हो इलेक्ट्रिशियन के पास, बोलता है कि भैया इसकी तो वाइंडिंग जल गई है और ये वाइंडिंग हमें बदलनी पड़ेगी। तो पंखा आता है 1000-1500 का और 800-900 रुपए की उसमें वो कॉपर की वायरिंग कर देता है, वाइंडिंग डाल देता है। तो जितने का पंखा उतने की ही वाइंडिंग, ठीक है, ठीक कराने का भी खर्चा लगभग उतना आता है। क्या बोलेगा आपसे कि भैया बाकी पंखा तो ये आपका लोहे का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, ठीक है, इसकी कॉस्ट भी इतनी है और जो इसमें कॉपर की तार लगी हुई है ये 900 रुपए किलो है या 1000 रुपए किलो है, ठीक है। अब 1 किलो तार लगाना पड़ेगा। अब जला है या नहीं जला है हम लोगों को तो नहीं पता है, पर हम तो ठीक करा लेते हैं। तो इसके लिए एसी में क्या होता है, जो इसकी वाइंडिंग होती है इस पर ही थर्मोस्टेट लगा होता है। ये टेम्परेचर को सेंस करता है और अगर टेम्परेचर एक ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा रीच करेगा उस टाइम पर ये थर्मोस्टेट क्या करता है? कंप्रेसर को अपने आप ही बंद कर देता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद कंप्रेसर ठंडा हो जाएगा और फिर से आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। एयर सर्कुलेशन सिस्टम, वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें लगी होती हैं एक एसी के अंदर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिएगा क्या है। ए थर्मोस्टेट हुज बल्ब इज माउंटेड इन द रिटर्न एयर पैसेज ऑफ द यूनिट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्रेसर अकॉर्डिंग टू द रिटर्न एयर टेम्परेचर। एक थर्मोस्टेट जिसका बल्ब इकाई के वापसी वायु मार्ग में लगाया जाता है, वापसी हवा के तापमान के अनुसार कंप्रेसर के संचालन को नियंत्रित करता है, ठीक है। थर्मोस्टेट क्या करेगा? जितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना होता है उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को सेंस करके कंप्रेसर को रन कराता है, ठीक है। मान लिया आपने टेम्परेचर सेट कर दिया कि भाई मुझे रूम को ठंडा करना है 28 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, मुझे रूम का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बनाकर रखना है। तो जैसे ही टेम्परेचर 28 पहुंचेगा तो ये क्या करेगा? इसे कंप्रेसर को अपने आप बंद कर देगा। कंप्रेसर बंद हो जाएगा, 28 टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। कुछ टाइम बाद अगर टेम्परेचर 29 होता है तो कंप्रेसर आपका फिर से रन करने लगता है। तो ये काम किसका होता है? थर्मोस्टेट टेम्परेचर को सेंस करेगा और कंप्रेसर को रन कराता है। एक थर्मोस्टेट जिसका बल्ब इकाई के वापसी वायु मार्ग में लगाया जाता है, वापसी हवा के तापमान के अनुसार कंप्रेसर के संचालन को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो जो आपके रूम के अंदर की एयर है इसी एयर के अकॉर्डिंग क्या करता है? यह कंप्रेसर को चलाता है। द रूम एयर कंडीशनर्स आर डिजाइन टू ऑपरेट ऑन 230 वोल्ट्स। जो हम अपने घर में एयर कंडीशनर लगाते हैं इनकी जो रेटिंग होती है ये 230 वोल्ट, ठीक है। सिंगल फेज एसी सप्लाई एंड आर अवेलेबल फ्रॉम 0.5 to 3 टन कैपेसिटी। जो आपके घर में एयर कंडीशनर लगते हैं, विंडो एयर कंडीशनर लगते हैं, इसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है? तो 230 वोल्ट की, ठीक है। और ये क्या होता है? सिंगल फेज एसी सप्लाई। और साथ में अगर हम बात करें कि कितने टन का एसी आप लगा सकते हो तो 0.5 से लेकर
3 टन तक का एसी लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मली बात करोगे, आपको मार्केट में जो सबसे ज्यादा एसी मिलते हैं वो आपको 1 से लेकर 1.5 टन तक के मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो रूम एयर कंडीशनर को 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह है 0.5 से 3 टन क्षमता में उपलब्ध है, ठीक है। 0.5 से लेकर 3 टन तक की कैपेसिटी में ये मार्केट में आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है वो आपकी 1 और 1.5 टन की लगी हुई है, ठीक है। आप किसी भी दुकान पर जाओगे नॉर्मली, तो आपको वहां पर जो एसी मिलेगा वो आपको 1 टन से लेकर 1.5 टन तक के सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि नॉर्मली सबसे ज्यादा यही यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल रेंज की बात करेंगे तो 0.5 से लेकर 3 टन तक की कैपेसिटी में आपको मिल सकते हैं। रूम एयर कंडीशनर आर डिजाइन टू ऑपरेट ऑन 230 वोल्ट्स सिंगल फेज एसी सप्लाई एंड आर अवेलेबल फ्रॉम 0.5 टू 3 टन कैपेसिटी। रूम एयर कंडीशनर को 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह है 0.5 से 3 टन क्षमता में उपलब्ध है, ठीक है। 0.5 से लेकर 3 टन तक की कैपेसिटी में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है? कुछ नहीं है चैप्टर में, बिल्कुल। हर्षित का कहना है कि सर ये तो बिल्कुल एकदम ही हलवा है। बिल्कुल भाई हलवा है, कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी का पार्ट है। जो अच्छे कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको करा दिया ताकि आपको सिलेबस दौड़ता हुआ सा लगे। बाकी जो आपके अच्छे टॉपिक है वो कौन से है? कंप्रेसर, एक्सपेंशन डिवाइसेस, ठीक है, आपका कंडेंसर। ये 3 आपके मेजर टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बन सकती हैं। कौन कौन सा? कंप्रेसर, कंडेंसर, आपका जो इवेपोरेटर है, एक्सपेंशन, ये सारी जो चीजें हैं थोड़ी सी मुश्किल होती हैं। लेकिन पहले हम कवर करेंगे विंडो एयर कंडीशनर, फिर हम कवर करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर, और फिर इसके बाद हम कवर करेंगे कार एयर कंडीशनर, ठीक है, और फिर कवर करेंगे कूलिंग टावर्स। छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सिलेबस आपको लगेगा कि बहुत तेजी से तोड़ रहा है। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद आती है कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां, कुछ एहतियात हमें बरतनी पड़ती हैं। ये कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ठीक है। सावधानियां भी लिख सकता हूं मैं इसे, धानियां। चलिए, द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए रूम एयर कंडीशनर। रूम एयर कंडीशनर की स्थापना के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें पहला क्या कहता है? इफ द यूनिट इज एक्सपोज टू द सन, ए शेड सच एज ऑनिंग शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। यदि इकाई सूर्य के संपर्क में आती है तो शामियाना जैसी छाया प्रदान की जानी चाहिए। कहता क्या है? देखिए, हमें कोशिश इस तरह से करनी चाहिए कि जैसे दोपहर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एसी का जो पीछे वाला हिस्सा है, जो मैंने आपको भी बताया था कि जो पीछे वाला हिस्सा है ये आपका खुली हवा में होना चाहिए, ठीक है, ओपन एटमॉस्फेयर में निकला होना चाहिए। लगभग 2 फुट के आसपास ये निकला होता है। अब ऐसा ना हो कि दोपहर के टाइम पर इस पर जमकर धूप पड़ रही हो, ठीक है, लगातार धूप पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है। उससे होगा क्या? उससे हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर जो होता है ये हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। लेकिन लगातार जब एसी के पीछे वाले हिस्से पर धूप पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, पड़ती रहेगी, तो क्या होगा? ये गर्म हो जाएगा। अगर ये ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इसमें हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस पर जो सूरज की रोशनी है ये ज्यादा ना पड़े, ठीक है। और अगर ऐसा है भी कि हम कुछ भी कर लें, हम इस चीज से नहीं बचा सकते हैं, तो वहां पर हमें कुछ शेड वगैरह लगा देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट कर देना चाहिए ताकि इस पर सूरज की रोशनी लगातार ना पड़े, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इफ द यूनिट इज एक्सपोज टू द सन, ए शेड सच एज ऑनिंग शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। यदि इकाई सूर्य के संपर्क में आती है तो सामियाना जैसी छाया प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है, या सिंपल हम कह सकते हैं कि इस पर छाया प्रदान की जानी चाहिए। हमें डायरेक्ट इसे सूरज की रोशनी से बचाना चाहिए, और अगर हम नहीं भी बचा पा रहे हैं
तो हमें इस पर कुछ शेडिंग वगैरह करनी चाहिए, ठीक है, हमें इसे सूरज की रोशनी से बचाना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की कवरिंग लगा देते हैं, आपने देखा होगा ना कि खिड़कियों पर प्लास्टिक के वो लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि इसे हम सूरज की रोशनी से बचा सकें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि सूरज की रोशनी से हमें इसे बचाना चाहिए। दूसरा आपको ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे इसका जो कंडेंसर होता है, ठीक है, कंडेंसर पे जो फैन लगा है पीछे वो हवा फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा। तो अब ऐसा ना हो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पीछे जगह ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पीछे क्या है, दीवार है या कुछ और ऐसी चीज है, डब्बे रखे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसी चीज रखी है जो कि हवा के पैसेज को, हवा के मार्ग को रोक लेती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके इसके पीछे अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि हवा का सर्कुलेशन आसानी से हो सके। जैसे ये आपका एसी निकला हुआ है पीछे की तरफ से, अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, कोई दीवार लगी हुई है, कोई बॉक्स रखे हुए हैं या कुछ और भी ऐसी चीज है, अगर ऐसा कुछ है तो एसी अच्छे से कूल नहीं कर पाएगा, ठीक है। यह ध्यान से देखा जाना चाहिए कि बाहरी कैबिनेट के लोअर ईंट ब्लॉक या दीवार से ही अवरुद्ध या प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है, हवा के मार्ग में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कहता है द एयर कंडीशनर शुड स्लोप टुवर्ड्स द आउटसाइड अबाउट 1.5 सेंटीमीटर पर मीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि एसी जो होते हैं यह पीछे की तरफ कुछ इस तरह से झुके हुए होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से झुके हुए होना चाहिए। और यह कितना होना चाहिए, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है, यह झुका होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर पर मीटर, ठीक है, हर एक मीटर में यह 1.5 सेंटीमीटर झुका हुआ होना चाहिए। तो यह झुकाव कभी कभी पूछ लेता है कि यह कितना झुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। एयर कंडीशनर का ढलान लगभग 1.5 सेंटीमीटर पर मीटर बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक है, जिससे पानी वगैरह है जो निकलकर आसानी से अलग हो सके। This ensure the flow of condensed water from the evaporator back to the slinger ring on the condenser valve blade, ठीक है, और ड्रेन होस, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि एयर जो कंडेंस होती है, एयर में जो मॉइस्ट एयर होती है ये कंडेंस होगी, कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है, ये आसानी से बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए हमें अपने एयर कंडीशनर को झुका कर रखना चाहिए। और ये कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर पर में, ठीक है। यह वाष्पीकरणकर्ता से संघनित पानी के प्रवाह को वापस कंडेंसर पंखे के ब्लेड पर या नाली की नली में स्लिंगर रिंग तक सुनिश्चित करता है, ठीक है। इस चीज का भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना चाहिए कि जो एसी है यह पीछे की तरफ झुका हो, ना कि आगे की तरफ झुका हो। और यह कितना झुका हुआ होना चाहिए, हर एक मीटर में 1.5 सेंटीमीटर ये झुका हुआ होना चाहिए। और ये चीज तो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है ना नॉर्मल, इसके लिए भी ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो रेफ्रिजरेटर है घर का, जो फ्रीज है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये थोड़ा सा आगे से उठा होना चाहिए और पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। सिंपल आप क्या कर सकते हो कि कोई इतनी थिकनेस का, ठीक है, इसके आगे वाले एरिया पर और आप कुछ लगा सकते हो जिससे आगे से उठ जाए और पीछे की तरफ से थोड़ा सा झुक जाए। चलिए फिल्टर क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो एक बार और देख लेते हैं कि एयर कंडीशनर में, विंडो एयर कंडीशनर में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे एयर कंडीशनिंग क्या होती है, एयर कंडीशनिंग होती है एयर की क्वालिटी को चेंज करना। और एयर की क्वालिटी में जो चेंज करने की हम बात करते हैं, मेनली दो चीजों की बात करते हैं, एक तो तापमान की और एक ह्यूमिडिटी की। क्योंकि गर्मी में ये दो मेजर प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी, तापमान टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा ह्यूमिडिटी यानी कि उमस, जिसे आप बोलते हो, नमी आप बोल लेते हो, इसकी मात्रा हवा में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं आज की ही ह्यूमिडिटी चेक करूं कि भाई आज की ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, अगर मैं आज ही आपकी ह्यूमिडिटी चेक करके बताऊं, क्योंकि अब मार्च आ गया है, अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगी और इस ह्यूमिडिटी से होती है अच्छी खासी प्रॉब्लम।
तो आज तो ज़्यादा नहीं है, आज तो 37%, और आप सभी को पता है कि मौसम अच्छा है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 37% ह्यूमिडिटी है। ठीक है, क्योंकि अभी बारिश वगैरह हुई है तो इसलिए थोड़ी ह्यूमिडिटी कम हो गई है। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी आती जाएगी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और सबसे ज़्यादा उमस जो देखने को आपको मिलती है ये रेनी सीजन में मिलती है, अराउंड 70%, 80%, 90% तक जाती है। ठीक है, और हमारे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग लगभग 50 से 55% तक की ह्यूमिडिटी ठीक ठाक मानी जाती है। इससे ज़्यादा में हमें प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, अगर हम अपने कंफर्ट जोन की बात करते हैं तो वैसे तो ये अलग अलग होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके लिए अलग होता है। ठीक है, जो यंग एज के होते हैं उनके लिए अलग होता है। ठीक है, किस जगह पर आप रहते हैं ये अलग होता है, लेकिन अगर फिर भी हम एक नॉर्मल डेटा की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 50 से 60% अच्छी मानी जाती है। ठीक है, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 से 55% ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग अच्छी मानी जाती है। तो एसी का मेन काम यही होता है, एक तो तापमान को कम करना, और एयर अगर ह्यूमिडिफाई है, अगर इसमें उमस ज्यादा है तो इसे डीह्यूमिडिफाई करने का काम किसका होता है? एयर कंडीशनर का होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि इन्हें लगाने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ठीक आती है और सर्विसिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लगाने का तरीका क्या है कि सिंपल एसी में आपके एक स्लॉट कटा होना चाहिए जिसमें आप विंडो एयर कंडीशनर को आसानी से सटा सको। एक सिंगल यूनिट होती है और इसी यूनिट के अंदर ही आपका कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, जितनी भी सारी चीजें हैं ये सभी इसी के अंदर ही लगी हुई होती हैं। तो एक सिंगल यूनिट है, लगाना आसान रहता है, लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो एसी होता है ये दीवार पीछे की तरफ लगभग 2 फीट निकला हुआ होता है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि पीछे की तरफ खुला स्पेस हो, खाली जगह हो, ताकि एयर सर्कुलेशन आसानी से हो सके। अगर एयर सर्कुलेशन पीछे की तरफ सही से नहीं होगा तो उस केस में एसी बाहर की तरफ गर्मी को आसानी से नहीं फेंक पाएगा और कूलिंग इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। फिर क्या क्या होना चाहिए कि पीछे से पानी टपकता रहता है, इस पानी के टपकने का भी हमें समाधान करना चाहिए। पहले तो थोड़ा सा इसे झुका कर लगाएं पीछे की तरफ को, और दूसरा पानी का निकालने का उचित प्रबंध हमें करना चाहिए। अगर विंडो एयर कंडीशनर की आप बात करोगे तो सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें आवाज को लेकर, क्योंकि इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है यह अच्छी खासी आवाज करता है। लेकिन अभी के जो कंप्रेसर यूज किए जा रहे हैं ये रोटरी कंप्रेसर है और इसमें आवाज की प्रॉब्लम इतनी नहीं है। ठीक है, तो ये एसी फिर भी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन अगर आप पुराने एसी की बात करोगे तो वो ज्यादा बिजली लेते थे और साथ ही साथ उसमें नॉइज की प्रॉब्लम भी अच्छी खासी होती थी। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में वैसा कुछ है नहीं। तो ये विंडो एयर कंडीशनर आपका हो जाता है यहाँ तक कंप्लीट, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्लिट एसी, और कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो विंडो एयर कंडीशनर से पूछे गए हैं उन्हें भी हम कल ही डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, आज भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं, तो एक बार ये क्वेश्चन देखिएगा। एक छोटी जगह को ठंडा करने के लिए सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है? ठीक है, टू कूल ए स्मॉल स्पेस द इजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वे ऑफ कूलिंग इज। टू कूल ए smallest space the easiest cheapest and the cheapest way of cooling is ठीक है, एक छोटी जगह को ठंडा करने के लिए सबसे आसान और सस्ता तरीका क्या है? स्प्लिट यूनिट, कूलिंग टावर, विंडो एसी या सेंट्रल यूनिट? स्प्लिट यूनिट, स्प्लिट यूनिट मैंने आपको अभी नहीं कराया है,
कूलिंग टावर, कूलिंग टावर भी आपको जल्दी ही करा दूंगा, स्प्लिट कराऊंगा, ठीक है। ये आपका हो गया विंडो यूनिट, विंडो विंडो यूनिट, विंडो विंडो यूनिट, और एक आपका होता है सेंट्रल यूनिट। सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है अगर एक छोटी जगह को हमें ठंडा करना है? तो सिंपल, अभी हमने विंडो एसी पढ़ा है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है सही, यानी कि विंडो यूनिट सबसे अच्छा तरीका माना जाता है अगर एक छोटी जगह को हम ठंडी करने की बात करते हैं। निम्न में से विंडो एसी का कार्य है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ विंडो एसी इज, द मेन फंक्शन ऑफ विंडो एसी इज, द मेन फंक्शन ऑफ विंडो एसीज, हवा में नमी को कम करना, ठीक है। टू डीह्यूमिडिफाई एयर, टू डीह्यूमिडिफाई एयर, टू डीह्यूमिडिफाई एयर, यानी कि हवा में नमी को कम करना, ये होता है मेन काम, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीजें हैं वो ठीक है, ठीक है, लेकिन जो मेन काम है वो क्या है? हवा में नमी की मात्रा बढ़ाना, ये तो है नहीं। स्वच्छ करना भी ये मेन कोई काम होता नहीं है, मेन जो काम है वो दो हैं, ठीक है। एक तो तापमान कम करना, और एक हवा में जो नमी की मात्रा है, ठीक है, यानी कि इसका डीह्यूमिडिफिकेशन करना, इसका डीह्यूमिडिफिकेशन करना, ये दो होते हैं मेन काम विंडो एसी के, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ विंडो एसी टू डीह्यूमिडिफाई एयर, यानी कि हवा में जो नमी की मात्रा है इसको कम करना, ये होता है विंडो एसी का मेन फंक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसके आधार पर विंडो एसी का चुनाव किया जाता है? ठीक है, अगर हमें एक विंडो एसी का सिलेक्शन करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि विंडो एसी जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये आपके 0.5 टन से लेकर ये आपके 3 टन तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। टन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टन का मतलब क्या होता है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज TR, यानी कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज TR। और मैं आपको भी बताया था कि लगभग 0.5 से लेकर 3 टन तक के एसी आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अब हमें कितने टन का एसी लगाना है, इसका चुनाव हमें किस क्राइटेरिया के बेसिस पर करना चाहिए? द सिलेक्शन ऑफ द विंडो एसी इज डन ऑन विच बेसिस? द सिलेक्शन of the window AC is done according to which criteria या which basis? ठीक है, तो कमरे के आकार के आधार पर, घर की आयु के आधार पर, भैया घर की लाइफ से क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कमरे के पदार्थ के आधार पर, इससे भी कोई इसका सीधा सीधा मतलब है नहीं। कमरे के रंग के आधार पर, इससे भी इसका सीधा सीधा मतलब है नहीं। तो कमरे के आकार के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रूम, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रूम, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रूम, ठीक है। तो ये होता है मेन क्राइटेरिया एक विंडो एसी को सेलेक्ट करने का, एक विंडो एसी को चुनने का, ठीक है। कमरे का जो आकार होगा इसके अकॉर्डिंग हम 0.5 टन से लेकर 3 टन तक की कैपेसिटी के एसी को हम लगा सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और कल मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्लिट विंडो, स्प्लिट एयर कंडीशनर। क्लियर है? बोलो बच्चों, यहां तक की बातें समझ में आती है? वेरी गुड ब्रिजेश, श्याम, बहुत अच्छे। तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, और कल हम लोग मिलेंगे। पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इजी हैं, आपने लेवल देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन है। बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, और इवन कोई कॉन्सेप्ट है भी नहीं, ठीक है।
सिंपल है बिल्कुल एकदम। चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलते हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है बच्चे, फिर बहुत बहुत धन्यवाद।